शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, एम्पायर ने पहली बार कोई ढंग की रीइंफोर्समेंट भेजी है, एक लेवल 7 का नाइट जिसे काया भी नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकती है। ऊपर से सिक्योरिटी ब्यूरो के इतने सारे एलाइड सोल्जर्स जिन्होंने काया रॉकवुड को चारों तरफ से घेर रखा है, जहां पर काया अपने मन में कहती है कि एम्पायर को पता चल चुका है कि हमने ब्रांड मेयर इलेक्शन में छेड़छाड़ की है, जिस कारण अभी मैं अगर पकड़ी गई तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर मैंने इतने सारे लोगों से फाइट लेने की कोशिश की तो वो भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता बचता है। और ऐसा कह के काया अपने हाथ खड़े कर देती है। ओके, अब मैं हार मानती हूँ। इसे सुनकर वोकर कहता है, काया इतनी होशियारी करने की बिल्कुल कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। पर काया कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि जिन लोगों को पता होता है कि उन्हें अपनी जिंदगी में कब पीछे हटना है, वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, नहीं कि मेरे जैसे लोग। जिसे सुनकर वोकर कहता है, लगता है काया तुमने मेरी बात ढंग से नहीं सुनी। पर काया वोकर को फिर से इग्नोर कर देती है और वो कहती है, मैं तुम्हें याद रखूंगी। इसलिए लेवल 3 वाले लड़के, मैं आशा करती हूँ हम दोनों जल्द ही मिलेंगे। और ऐसा कहकर काया वहाँ से गायब हो जाती है। और यह देख करके वोकर के साथी कहते हैं, चीफ हमें उसके पीछे जाना चाहिए। पर वोकर कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, वो कुछ ज्यादा ही समझदार है। वैसे तुम ये बताओ कि स्वीट फैमिली का क्या हुआ। जिसे सुनकर उसका साथी कहता है कि आपने जैसे ऑर्डर दिया था हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। और वोकर कहता है कि बहुत ही बढ़िया, जल्दी से वहाँ सभी के सभी पहुंचो। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को आके कहते हैं, तुमने क्या सोचकर उस लड़की से लड़ाई करने की कोशिश की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? पर हमारा मेन कैरेक्टर कोई जवाब नहीं देता। जब वोकर उसे ढंग से देखता है तो उसे पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो गया है। जिसे देखकर वो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि सपने में होता है, जहाँ पर वो अपने पुराने वर्जन ऑस्कर सेज को देखता है। जहाँ पर उसका सेज कहता है कि क्या हुआ रेडन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रेडन कहता है, मैं अपनी फैमिली फोटो देख रहा हूँ। तुम देख के बताओ उसका कि मेरी फैमिली सुंदर नहीं है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यार तो अपना लैंड मार्क्स उतार दे। क्योंकि इसे देख के काया बहुत ज्यादा डर रही है, जिससे वो बहुत ज्यादा रोने लगी है। उसे देख के रेडन कहता है, नहीं, मैं फॉरेस्ट वॉरियर का चीफ हूँ और इस व्हाइट टावर का मेज हूँ। इसीलिए इस लाइन मास्क को उतारना मेरी शान के खिलाफ है। जिसे सुनकर हमारा मेन क्रिप्टो उसे छेड़ते हुए कहता है, अच्छा बेटा, तेरा फेस बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए तू अपने लाइन मास्क को नहीं उतारता है। और एडन कहता है, नहीं यार, मैं तो चाहता हूं कि मेरा फेस मैक्सिमम जैसा होता, क्योंकि उसका फेस बहुत ज्यादा मैनली है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है, उसका फेस एकदम मर्द जैसा है। हमारे मैक्सिमम का चेहरा कुछ ऐसा है जैसे नया नया आलू अभी जमीन से बाहर आया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है, ओ हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारा दूसरा बच्चा हुआ है, कांग्रेट्स यार। वैसे वो लड़का है या लड़की? और एडन कहता है, थैंक्स यार, वैसे वो लड़का है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा, तो एक दिन वो और काया हमारे व्हाइट टावर को जरूर ज्वाइन करेंगे। और एडन कहता है, हाँ, पर मैं पूरा श्योर नहीं हूं, क्योंकि अगर मेरे बच्चे मेज नहीं बनना चाहेंगे तो मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सच में? जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पापा व्हाइट टावर के एक लीडिंग मेज हैं, फिर भी? जिसे सुनकर एडन कहता है, बिल्कुल, क्योंकि सपने वो नहीं होते हैं जो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दिखाते हैं। सपने वो होते हैं जो कि तुम खुद से देखते हो। अगर वो सच में मेरे बच्चे होंगे तो वो कुछ ऐसा ही काम करेंगे जिससे उन्हें खुद पर गर्व हो और मुझे उन पर। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ, पर फिर भी तुम उन्हें व्हाइट टावर ज़रूर लाना, ताकि मैं उन्हें कुछ अच्छा सिखा सकूं। और एडन कहता है, हाँ हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करता हूं मेरे भाई। और इसी के साथ हमारे रेडन का फेस रिवील भी हो जाता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उठ चुका, और वो उठते ही कहता है, रेडन, मुझे माफ़ करना, क्योंकि तुम्हारी बेटी एक माफिया पार्टी की मेंबर बन चुकी है। और जब मैं तुम्हारे बेटे से पहली बार मिला तो मैंने उसे इतना ज़्यादा कूटा कि उसकी हड्डी पसली एक कर दी। पर अब चिंता मत करो, मैं उसे अच्छे से सिखाऊंगा। और हाँ, ये सारी बातें हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा था, क्योंकि हमारा किलियन पास में ही बैठा है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे किलियन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर किलियन कहता है, ऑस्कर, आखिरकार तुम उठ ही गए, थैंक गॉड यार, मैं तो बस खाने के लिए एप्पल छीन रहा था। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा, तुम मेरे उठने का इंतजार कर रहे थे ताकि जैसे ही मैं उठूं तुम मुझे ये एप्पल दे पाओ।
और किलियन कहता है नहीं बे, डॉक्टर ने तुझे बोला है कि तुझे तो केवल सूप ही पीना है क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और रही बात इस एप्पल की, ये तो मैं अपने खाने के लिए छीन रहा था। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साले अगर ऐसा है तो तू मेरे सामने बैठकर क्यों खा रहा है। और किलियन कहता है अरे वो तो इसीलिए क्योंकि बीमार आदमी के पास बैठकर खाने से खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर एक ही बात कहता है, खा बेटा खा, खूब खा, पर ये बात याद रखना एक दिन तेरा भी ऐसा आएगा तो मैं भी ऐसे ही खाऊंगा। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर किलियन से पूछता है वैसे मुझे बेहोश हुए में कितना टाइम बीत चुका है। और किलियन बताता है 3 दिन। जब जैक ने तुम्हारी हालत देखी तो उसने हाई प्रीस्ट को बुलाया, और जब हाई प्रीस्ट ने तुम्हें देखा तो उसने कहा कि तुम किस टाइप के इंसान हो क्योंकि तुम हर बार बहुत ज्यादा घायल हो जाते हो। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि लगता है ये हाई प्रीस्ट वही है जिसे मैरिन ने मेरे लिए बुलाया था। जिसके बाद किलियन आगे कहता है और हाँ, कल मुझे एल्डर मैक्सिन का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया। उन्होंने मुझे सुनाते हुए कहा कि ये तुमने अपने नाम के साथ क्या किया है, हर न्यूज़पेपर में तुम्हारा ही नाम छपा है। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ तब तो ये अच्छी बात है कि मैं उस टाइम पर बेहोश था, वरना तुम मुझे सुनाते। और किलियन आगे कहता है कि एल्डर मैक्सिन ने हमें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने को कहा है क्योंकि एल्डर के हिसाब से मेज हंटर्स अभी भी नॉर्दर्न स्टेट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा तो इसीलिए तुम मुझे ढूंढने आए थे। और किलियन कहता है हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक 10 से ज़्यादा मेज मारे जा चुके हैं, और पता है मरने वाले विक्टिम्स में लेवल 5 के मेज भी शामिल हैं, जिसका मतलब जो हत्यारा है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है तो क्या मरने वाले विक्टिम्स में से हमारी साइड से भी कोई था। और किलियन बताता है अभी तक तो नहीं, पर हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि मरने वाले विक्टिम्स तो बड़े बड़े रेड और गोल्ड टावर से थे। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तब तो ये बड़ी सीरियस बात है, और पहले नॉर्थ साइड हमारे वाइट टावर की डोमेन में ही आती थी, पर यहाँ मेन बात तो ये है कि ये सब केवल नॉर्थ साइड में ही क्यों हो रहा है। और किलियन कहता है मुझे पूरा तो नहीं पता, पर वो मेज हंटर्स केवल उन्हीं मेजेस को मार रहे हैं जो कि अकेले घूम रहे हैं, और इसीलिए अब हमें भी साथ में रहना चाहिए। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो क्या इसका मतलब तुम मेरे साथ अब वाइट टावर चलने वाले हो। और किलियन कहता है हाँ, क्योंकि मेरा गोल था उस गद्दार को पकड़ना, पर हम उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे, इसीलिए अब हमें वापस जाना होगा। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर किलियन से कहता है किलियन क्या तुम ठीक हो। और किलियन कहता है हाँ, हम फॉरेस्ट के वॉरियर्स नेचुरली ठीक हो जाते हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर किलियन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि तुम्हारे बाहर के घाव तो भर जाएंगे किलियन, पर जो अंदर तुम्हारे दिल में जो घाव लगे हैं उन्हें भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तभी वहाँ पर जैक आ जाता है जो कि कहता है ऑस्कर तुम उठ गए, क्या अब तुम्हारी चोट ठीक हो गई है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, तुम्हारी वजह से अब मैं बिल्कुल ठीक हूं क्योंकि तुमने मेरे लिए हाई प्रीस्ट को बुलाया। जिसे सुनकर जैक कहता है ऑफ कोर्स ये तो मेरा फर्ज था, और देखो मैं ये तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। और ऐसा कहकर जैक हमारे मेन कैरेक्टर को एक लिफाफा देता है, और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस लिफाफे को खोलता है तभी जैक कहता है कि मेरा दिल तो था कि मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दे पाता, पर मुझे और भी कई सारी समस्याओं को सॉल्व करना है, इसीलिए मुझे माफ़ करना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे कोई नहीं यार, इतना तो चलता है। जिसे सुनकर जैक फिर से हमारे मेन कैरेक्टर किलियन को थैंक यू कहते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मार्क स्वीट कभी अरेस्ट हो पाएगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे इसमें थैंक यू की क्या बात, हमने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि हम उसे उसकी गलतियों का हिसाब ज़रूर चुकता करवाएंगे। जिसके बाद जैक आगे कहता है कि पहले मैं चाहता था कि मैं अपने पापा के नक्शे कदम पर चल के उनके जितना बड़ा ग्रेट पॉलिटिशियन बनूं, पर अब मेरा ये सपना बदल चुका है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है ओह थैंक यू, अगर तुम हमारी तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो एक दिन तुम हमारी तरह एक अच्छी मेज बन पाओगे। जिसे सुनकर जैक कहता है ऑफ कोर्स मेज बनना एक अच्छा फैसला है, पर मैं एक सिविल सर्वेंट बन के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो को ज्वाइन करना चाहता हूं, और उसके बाद मैं उन सभी लोगों को पकड़ूंगा जो कि गलत काम गलत धंधे करते हैं। और ये सुनकर पीछे से वॉकर कहता है बहुत बढ़िया बच्चे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी कह देता है हाँ, तुम्हारा सपना भी बहुत बढ़िया है, पर तुम्हें इस सपने को अपनी सच्चाई बनाना होगा जैक। और जैक कहता है हाँ, मैं इसे अपनी सच्चाई बनाकर रहूंगा। और हाँ, एक और बात, जब भी तुम वापस से ब्रान आओ तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत बढ़िया खाना खिलाऊंगा। और ऐसा कहकर जैक वहाँ से गुनगुना के हुए चला जाता है। जिसके बाद वॉकर कहता है कि हमने पूरे केस को सॉल्व कर लिया है, और जो भी मर्सनरी और अपराधी मार्क स्वीट से जुड़े हुए थे हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर मार्क स्वीट को जब अरेस्ट किया जाता है तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो। जिसे सुनकर वॉकर वहां पर आते हुए कहता है अरे तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम तो हैप्पी एंड के एक एग्जीक्यूटिव हो ना।
और ये सुनकर मार्क स्वीट थोड़ा चौंक जाता है। जिसके बाद में दिखाया जाता है बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद आरा स्वीट को, जो चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरी बॉडी पे हाथ डालने की कोशिश भी कैसे की, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। जिसे देखकर मार्क कहता है, आरा मेरी बच्ची। और अपने बाप को ऐसे घुटनों पर बैठा देखकर आरा चौंकते हुए कहती है, पापा ये सब कमीने कौन है। पर मार्क स्वीट तो वॉकर से भीख मांग रहा था, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो, उसने कोई गलती नहीं की है। और अपने बाप को ऐसे भीख मांगता देखकर आरा चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो चुप हो जाओ, तुमने कहा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगे और अब भी तुम अपने आप को मेरा बाप कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ये सारी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुमने आरा स्वीट को भी अरेस्ट कर लिया। और वॉकर कहता है, ये तो हमें करना ही था, क्योंकि उसने तुम दोनों के सिर पर 3 लाख रुपए की बाउंटी जो लगाई थी, और हमें ऐसे और भी कई सुराग मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि उसने इस तरीके से कई सारे लोगों को मरवाया है। और हाँ ऑस्कर, मुझे जैकब ने बताया कि तुमने उस कम्युनिकेशन क्रिस्टल का यूज किया था। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा घबराते हुए कहता है, हाँ आपने सही सुना है। वहीं वो अपने मन में कहता है कि अगर इसने मुझसे पूछ लिया कि मैंने उस क्रिस्टल का कैसे यूज किया था और मुझे इंपीरियल के कम्युनिकेशन सेंटर के कोड के बारे में कैसे पता चला, जो कि बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, तब तो मैं फंस जाऊंगा। पर वॉकर ऐसा कुछ नहीं कहता है। वो कहता है कि तुमने ये फैसला लेकर बहुत बढ़िया काम किया, और वैसे अब तुम्हारे टावर मास्टर कैसे हैं, क्या वो अब ठीक है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या टावर मास्टर। और वॉकर कहता है, हाँ वेल मैं अभी थोड़े अर्जेंट काम में बिजी हूं, इसीलिए मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा, पर तुम मेरा उन्हें नमस्ते ज़रूर कहना। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ बिल्कुल। वहीं वो अपने मन में कहता है कि लगता है वॉकर को लग रहा है कि मैंने सबसे पहले हमारे टावर मास्टर शाशा को कांटेक्ट किया, जिसके बाद शाशा ने एम्पायर को कांटेक्ट किया। वैसे ये बढ़िया ही हुआ, वरना इन्हें मुझ पर शक हो जाता और ये मुझसे पूछते कि एम्पायर का सीक्रेट कोड तेरे पास कैसे आया, और मैं इन्हें बताता, अरे वो तो ऐसे ही उड़ते उड़ते मेरे दिमाग में आ गया, सिंपल। और इतनी बड़ी बात सुनकर ये मारते पहले मेरे 2 चपाड़ और उसके बाद में अरेस्ट भी हो जाता। जिसके बाद वॉकर वहां से जाते हुए कहता है, चलो अब मेरा टाइम हो गया है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। और जाते जाते वॉकर को हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, थैंक यू सर, और आप भी ध्यान से जाना। जिसे सुनकर वॉकर थोड़ी देर रुककर कहता है, क्या व्हाइट टावर के सारे मेज तुम दोनों की तरह ही है। जिसे सुनकर किलियन पूछता है, हम दोनों से तुम्हारा क्या मतलब है। और वॉकर कहता है, तुम्हारे जैसों से मतलब, यानी तुम्हारे जैसों से। चलो छोड़ो इस बात को, तुम दोनों अब रेस्ट करो। और ऐसा कहकर वॉकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो बाहर चलते चलते हुए अपने मन में कहता है, व्हाइट टावर के मेज, जिन मेजेस को मैं जानता हूं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। पर ये दोनों व्हाइट टावर के मेज जिनसे मैं आज मिला हूं, ये मेज कुछ ऐसे हैं जो कि पहले की जनरेशन में हुआ करते थे, और इसीलिए मुझे समझ आ गया है कि व्हाइट टावर क्यों अपने पास्ट को इतना ज़्यादा याद करता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है द हार्ट ऑफ द ईस्ट, द सिटी ऑफ लुआंग, येलो टावर। और येलो टावर के अंदर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी मीटिंग के अंदर बैठे होते हैं, जिसमें पहला बंदा कहता है, तो चलो हमेशा की तरह अब हम सबसे पहले दूसरे टावर के हालचाल जानकर इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और हमें बताया जाता है इस बंदे का नाम है टोनी हार्व, जो कि येलो टावर के मैजिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक हेड है, और इसके टीचर भी और कोई नहीं बल्कि येलो टावर के मास्टर हैं। जिसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि रेड टावर ने एक बहुत बड़ी जगह को अपने कब्जे में कर लिया है, जहां पर वो मॉन्स्टर्स को मारने का ऑपरेशन चलाने वाले हैं, और इस मिशन को जो कमांडर लीड करेगा वो रेड टावर के मास्टर का डिसाइपल लॉयड है, जिसे लोग दी ऐश और सरर के नाम से भी जानते हैं। जिसके बाद अगला बंदा कहता है कि ब्लू टावर के हाथ पोषण मार्केट से हटते जा रहे हैं, जिसकी जगह पर व्हाइट टावर अपने हाथ पोषण मार्केट पे बहुत तेजी से फैला रहा है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसे सुनकर टोनी कहता है कि अगर ऐसा है तब तो व्हाइट टावर अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहा होगा। और वो बंदा कहता है, हाँ स्पेशली वो ऑस्कर क्रूशन की सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश है। जिसे सुनकर टोनी कहता है, ऑस्कर क्रूशन, ये नाम तो मैंने पहले सुना है। वहीं वो अपने मन में कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस लड़के का नाम वापस से सुनूंगा, क्योंकि उस लड़के को हर टावर ने एक टूटा हुआ खिलौना समझकर फेंक दिया था। जिसके बाद वो मोटू आगे कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि उस ऑस्कर ने ब्रांच सिटी में एक टैटूइस्ट के साथ लड़ाई की थी, और उस लड़ाई में उसे केवल छोटी मोटी चोट ही आई है। जिसे सुनकर टोनी शोक होते हुए कहता है, एक वायलेंट ब्रिगेड के टैटूइस्ट के साथ, तुम्हें पता भी है एक टैटूइस्ट के साथ लड़ाई करना एक कयामत के साथ लड़ाई करने के बराबर होता है। जिसे सुनकर वो मोटू कहता है, लगता है वो बच्चा लकी था इसलिए बच गया। वहीं वो पहला बंदा कहता है, और हाँ मैंने ये भी सुना है कि व्हाइट टावर धीरे धीरे मैजिकल इंजीनियरिंग में घुसने जा रहा है। जिसे सुनकर टोनी कहता है कि क्या व्हाइट टावर मैजिकल इंजीनियरिंग में, अरे तू पागल है क्या, तूने ऐसा सोचा भी कैसे। और वो बंदा कहता है कि मैं ऐसे ही नहीं बक रहा हूं, मेरे पास सबूत है कि उनके टावर में मैजिकल रिसर्च से जुड़ी हुई कई सारी किताबें और पेपर्स भारी मात्रा में जा रहे हैं।
जिसे सुनकर टोनी कहता है, चलो मैं तुम्हारी बात 1 मिनट के लिए मान भी लेता हूं, पर तुम मुझे ये बताओ कि वो किस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। जिसे सुनकर वो बंदा चुप हो जाता है। जिसके बाद दूसरा बंदा अपना हाथ खड़ा करके कहता है, कुछ अफवाहों में सुनने को आ रहा है कि व्हाइट टावर ने बहुत भारी मात्रा में मिनरल मार्केट से लेवी स्टोन को खरीदा है, और कोई ऐसा वैसा मिथ्रिल नहीं बल्कि टॉप लेवल का मिथ्रिल, जिसके अंदर माना कंडक्टिविटी टॉप लेवल पे आती है। और तो और उसके अंदर ये भी एबिलिटी है कि जब हम उसके अंदर माना को इन्फ्यूज करते हैं तो वो उड़ने लगता है। और इस बात को सुनकर मेरे मन में एक ही चीज़ आ रही है, पर लगता है ये मेरे मन का वहम है। पर तभी टोनी कहता है, नहीं नहीं, तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या आ रहा है। और वो बंदा बताता है कि मुझे लगता है कि व्हाइट टावर वाले लोग एक हवाई जहाज बनाना चाहते हैं। जिसे सुनकर वहां पर बैठे सारे के सारे लोग हंसने लगते और कहते हैं, भाई हमने तो सोचा था तू कुछ ऐसा बोलेगा जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। क्या तुझे नहीं पता हम हवाई जहाज बनाने का ट्राई पहले कर चुके हैं। और दूसरा बंदा कहता है कि अगर वो सच में हवाई जहाज बनाने की सोच रहे हैं तो हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद की कब्र खुद ही खोद रहे हैं। वो पोषण मार्केट में जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर उन्होंने वो सारा हवाई जहाज बनाने में लगा दिया तब तो वो गए। जिसके बाद अगले बूढ़े चाचा कहते हैं, हवाई जहाज, यार तुमने ये नाम बोलकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। हमारे येलो टावर ने न जाने कितनी बार हवाई जहाज बनाने की कोशिश की, पर हम हर बार कई बार फेल ही हुए। जिसे सुनकर वो पिंक बालों वाला बंदा कहता है, क्या सच में? और बूढ़े चाचा कहते हैं, हाँ तुम अभी जवान हो इसीलिए तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर मैजिक इंजीनियरिंग की शुरुआत इसी हवाई जहाज वाले स्काई प्रोजेक्ट से हुई थी। और इसके परिणाम में हमें पता चला कि हम हवाई जहाज को केवल लाइटनिंग मैजिक और इंजीनियरिंग की मदद से पावर नहीं दे सकते हैं। और ये सेम टू सेम हालत व्हाइट टावर की भी हुई। वो भी अपने विंड मैजिक से हवाई जहाज को पावर नहीं दे पाए। जिसके बाद मोटू आगे कहता है, अरे तुम सब भूल गए, व्हाइट टावर वाले हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें ऑस्करे सेज के भूत को वापस लाना होगा, क्योंकि उसे ही पता है कि ओरोस मैजिक कैसे काम करता है। और ये सारी बातें वो साला मोटू मजाक में कह रहा था। जिसके बाद वो बूढ़े चाचा कहते हैं, ये हवा में उड़ने के ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि हमने एक आयरन बीस्ट को बना लिया है जो कि हवा को चीरते हुए चलता है। और जब वो बीस्ट इस जमीन पर चलेगा तो पूरी दुनिया में केवल एक ही नाम होगा, द ग्रेटेस्ट येलो टावर। और मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर जिस बीस्ट की बात हो रही है वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ट्रेन है। और ये सारी बातें सुनकर टोनी कहता है, बस बस, व्हाइट टावर और ट्रेन के बारे में बहुत बातें हो गई। क्या तुम सबने ये पता लगाया कि वो कौन सा मेज है जिसने हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में 100 लेवल को पार करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? और वो मोटू कहता है, हमें माफ करना, हमने सारी लिस्ट छान मारी, पर हमें अभी भी पता नहीं चल रहा है कि वो कौन सा मेज है। जिससे टोनी निराश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, ये सिस्टम येलो टावर ने बनाया था, पर फिर भी हम इंपीरियल अप्रूवल के बिना ये नहीं जान सकते हैं कि वो कौन सा मेज है। और वो एम्पायर के लोग कहते हैं कि ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए है। अगर ऐसा है तो हमें ऐसा कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हमें इस मेज के बारे में जल्द से जल्द पता चल सके। जिसके बाद वो सभी से कहता है, सभी के सभी जल्दी से उसको ढूंढो, क्योंकि हमें किसी भी हालत में उस टैलेंटेड मेज को अपने येलो टावर में लाना है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें बहुत धमाकेदार चीजें होने वाली हैं।